परम आदरणीय यहाँ उपस्थित प्राचार्य महोदय डॉक्टर फादर रोशन बा, IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जयंत कश्यप, विभाग अध्यक्ष सीमा मैम, परिधिया मैम और मेरे सभी सहपाठियों, आप सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। मेरा नाम सोफिया किंडो है। मैं BA हिंदी विभाग सेमेस्टर 7 की छात्रा आप सबों के समक्ष खड़िया जनजाति और उनके विवाह की परंपरा के बारे जानकारी साझा करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। इससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग में से कितने लोग खड़िया जनजाति से आते हैं। परिचय में मैं अंजलि जी ने कुछ बता दिया है, लेकिन मैं दोबारा से उन सारी चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बता तो दिया है, लेकिन अगर उसको मैं विस्तार रूप से बताऊँगी तो फिर कुछ उनसे अलग होगा, तो फिर मैं उसको दोबारा बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले देखते हैं खड़िया जनजाति है कौन। खड़िया जनजाति झारखंड की प्रमुख जनजातियों में से एक है। खड़िया जनजाति का जल जंगल जमीन के साथ गहरा नाता रिश्ता रहा है। इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। प्रोटो यानी कि प्राचीन, ऑस्ट्रेलियाइड यानी इनकी शारीरिक बनावट ऑस्ट्रेलिया के लोगों की तरह होती है। इनकी शारीरिक बनावट की बात करें तो इनका कद मंझोले कद के होते हैं ये लोग। इनका रंग सांवला, घुंघराले बाल, इनकी नाक चौड़ी तथा चपटी और इनके होंठ मोटे और ऊपर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। ये चीज मैंने खुद से नहीं बताया, ये चीज किताबों में लिखा हुआ है। खड़िया जनजाति का नाम खड़िया क्यों पड़ा? तो सर्वप्रथम खड़िया जनजाति के लोग विवाह के अवसर पर पालकी ढोने का काम करते थे, जिसे कि खड़खड़िया बोलते हैं। तो इसको ढोने के वजह से ही इनका नाम खड़िया जनजाति पड़ा। भारत में खड़िया जनजाति कैसे आए? सर्वप्रथम खड़िया जनजाति का निवास स्थान मध्य एशिया माना जाता है। ये लोग मध्य एशिया से पलायन करते हुए भारत में आए और वे लोग उनका भारत आने का उद्देश्य था बाहरी आक्रमण की वजह से और बेहतर जीवन की तलाश करते हुए भारत में प्रवेश किए और सर्वप्रथम ये लोग रोहतासगढ़ में बसे। इसके अलावा ये लोग अयोध्या, दिल्ली आदि जगहों पर भी बसे। जब ये लोग अयोध्या में बसे तो इन्होंने अयोध्या को आजोटा नाम दिया, दिल्ली को डेंडापुर नाम दिया और पटना को पाटो नाम दिया। अब देखते हैं खड़िया जनजाति कहाँ कहाँ निवास करते हैं। खड़िया जनजाति झारखंड में बात करें तो झारखंड के कुछ जिले जैसे रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम आदि जगहों में निवास करते हैं और झारखंड के बाहर अलग राज्यों जैसे ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, बंगाल आदि राज्यों में निवास करते हैं। खड़िया जनजाति के प्रकार। खड़िया जनजाति 3 प्रकार की होती है। पहला है पहाड़ी खड़िया, दूसरा है डेल्की खड़िया, तीसरा है दूध खड़िया। पहाड़ी खड़िया ये लोग आर्थिक दृष्टि से आर्थिक संपन्नता के आधार पर सबसे पिछड़ा हुआ इनको माना जाता है और ये लोग मुख्य रूप से जंगलों में निवास करते हैं और जंगलों से फल फूल कंदमूल इकट्ठा करते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं, इस तरह के कार्य ये लोग करते हैं। आगे है डेल्की खड़िया। डेल्की खड़िया ये पहाड़ी खड़िया की तुलना में आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से थोड़े मजबूत होते हैं और ये लोग कृषि मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अगला है दूध खड़िया। दूध खड़िया जिसको कि खड़िया भाषा में तोमलेंग खड़िया भी कहते हैं और दूध खड़िया को
आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक संपन्नता के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये लोग शिक्षित होते हैं और नौकरी पेशा के क्षेत्रों में संलग्न होते हैं। आगे देखते हैं खड़ी जनजाति के गोत्र। खड़िया जनजाति में मुख्य रूप से 9 प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं। पहला है करकेटा, जिसका टोटम है चिड़िया। सोरेंग, पत्थर, डुंगडुंग, उसका टोटम है मछली। कुल्लू का टोटम है कछुआ। टोप्पो चिड़िया। ये टोप्पो उरांव जनजाति में भी यह गोत्र पाया जाता है और खड़िया जनजाति में भी। बीलू का टोटम है नमक। बा धान। टेटे चिड़िया। कीड़ो बाघ। अब हम आगे जानते हैं गोत्र क्या है। तो हर किसी के नाम के पीछे जो टाइटल होता है उसी को गोत्र कहते हैं और ये गोत्र किसी ना किसी टोटम के साथ में जुड़ा होता है। आगे देखते हैं टोटम क्या है। टोटम कोई पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कंदमूल, फल फूल कुछ भी हो सकता है और प्रत्येक टोटम किसी न किसी गोत्र के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे मेरा गोत्र किंडो है तो फिर मेरे गोत्र का टोटम चिड़िया है। उसी प्रकार से खड़िया जनजाति के प्रत्येक गोत्र का अपना टोटम होता है। आगे देखेंगे खड़िया जनजाति में विवाह के प्रकार। पहला है उधरा उधरी विवाह। उधरा उधरी विवाह, इसमें लड़का लड़की दोनों अपनी मर्जी से घर से भागकर शादी करते हैं, यानी अपने घर के लोगों की मर्जी के खिलाफ जाकर के शादी करते हैं और फिर बाद में समाज द्वारा इन्हें स्वीकार कर लिया जाता है। आगे देखेंगे डूबू चौल के विवाह। इस विवाह में लड़की विवाह से पहले लड़के के घर जाकर अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ लड़के के घर में जाकर के रहने लगती है। अगला है राजी खुशी विवाह। राजी खुशी विवाह में लड़का लड़की दोनों की मंजूरी होती है, साथ में उनके परिवार वालों की राजी खुशी से यह विवाह धूमधाम से होता है। खड़िया जनजाति में विवाह परंपरा में पहला रस्म है वधू ढूंढना। वधू ढूंढने में अगुआ, जिसको कि सुया भी कहते हैं, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो देखता है कि यदि उसकी नज़र में कोई लड़का है और उसकी आयु शादी के योग्य हो गई है और अच्छे घर से है, अच्छा कमाता है, तो और उनके नज़र में अगर कोई लड़की है वो भी सीधी सादी है, सुशील है, तो फिर वो दोनों को मिलाने के लिए प्रयासरत रहता है और उसको यदि ऐसा कदम उठाने से पहले उसे यह सोच समझ करके कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि उसे बाद में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार से कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। अगला है कन्या दर्शन। जो अगुआ होता है वो लड़के के माता पिता के साथ मिलकर के लड़की के घर में जाता है और उनके घर वालों के साथ बातचीत करता है और फिर दोनों को, लड़का लड़के दोनों को मिलाने के लिए बात करते हैं, यानी दोनों को शादी करने के लिए बात करते हैं और जब लड़की घर वाले मान जाते हैं तो फिर शादी फिक्स की जाती है। आगे है घर देखी, जिसको कि खड़िया भाषा में ओयोना भी कहते हैं। इसमें लड़की के घर तरफ से लड़के के घर जाते हैं। ये देखने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है, लड़के चूंकि वे अपनी बेटी लड़के के घर दे रहे होते हैं तो फिर वे यह जरूर जानना चाहेंगे कि लड़का कैसा है, लड़का का घर कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, वो क्या करता है, ये सारी चीज़ें जानना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो वे लड़के के घर जाते हैं और फिर दोनों पक्षों में बातचीत होती है, फिर बात बनती है और लास्ट में उनको खाना पीना खिलाकर लड़की पक्ष वालों को विदा किया जाता है। अगला रस्म है न्योता देना।
यानी शादी के लिए लोगों को अपने घर पर लोग माता पिता आमंत्रित करते हैं। इसके लिए रंगा हुआ चावल या शादी कार्ड का उपयोग भी किया जाता है। अगला रस्म है मंगनी, जिसको कि लोटा पानी भी कहते हैं, जिसको खड़िया भाषा में झुंझुटाए कहा जाता है। इस रस्म में लड़का पक्ष की ओर से लड़की के घर आते हैं और लड़की घर आते हैं और फिर जब वे उनके घर पहुंचते हैं तो फिर उनका धूमधाम से उनका स्वागत किया जाता है। उनको सबसे पहले घर से थोड़ी दूरी पर डेरा दिया जाता है और फिर उनको नाचते गाते हुए लाया जाता है प्रांगण में और फिर बिठाया जाता है और उनको नाश्ता पानी करवाया जाता है। मंगना इस रस्म में सरपंच की मुख्य भूमिका होती है। सर्वप्रथम वो लड़का लड़की को आमने सामने खड़ा करते हैं और उसके अगल बगल में लड़का लड़की दोनों पक्ष के संगी साथी भी होते हैं, यानी इसमें दोनों पक्ष में 3-3 लोग होते हैं, यानी इसमें 6 लोग होते हैं। और फिर दोनों को खड़ा किया जाता है और जो वर वधू होते हैं उनसे सरपंच सवाल करते हैं कि आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं। इस तरह से वे उनको सवाल करते हैं और फिर दोनों को लोटा और कांसे के प्लेट में लोटा रखा जाता है। उसको फिर वर वधू को लेन देन किया जाता है। उनको फिर जो वधु पक्ष की होती है, वधु होती है वो अपने सिर पर ढोती है और वर पक्ष उसको उतारता है और जो वधु पक्ष की जो मित्र होते हैं वो उस लोटे को तब तक उतारने नहीं देते हैं जब तक कि वर पक्ष के लोग उनके द्वारा जितना पैसा मांगा जाता है उतना वे लोग नहीं देते हैं। और जब पैसा दे देते हैं तो फिर उस लोटे को उतार करके नीचे रखा जाता है और फिर अंत में उसको जो वहाँ पर जो भी सरपंच लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उसको निकाल करके पीते हैं। अगला है छोटका गोतिया एवं बड़का गोतिया। इसमें लड़की पक्ष की ओर से लड़का के घर जाते हैं। इसमें मुख्य रस्म होता है सुखमुंड, जिसको कि दामगनी, कन्यादान इन सब के नाम से भी जाना जाता है। इसका ये चीज लड़का पक्ष लड़की के घर वालों के लिए आर्थिक सहायता के तौर पर देते हैं। इसमें सुखमुंड में जोड़ा बैल, साड़ी, गुदड़ी, कंबल, पैसे और सोने के आभूषण, ये सारी चीजें दी जाती है। पहले जमाने में 12 जोड़ा बैल दिया जाता था, फिर उसके स्थान पर फिर 2 जोड़ा बैल दिया जाता था और अभी के टाइम पे बैल के स्थान पर पैसा भी दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर शादी चिट्ठी भी बनाया जाता है। उसमें मुख्य रूप से इस चीज का जिक्र रहता है कि दोनों वर वधू दोनों विवाह के लिए राजी हैं और दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं और इस चिट्ठी को लिखने पढ़ने के बाद फिर इसको चर्च में दे दिया जाता है। अगला रस्म है मड़वा छादल। इसमें गांव के कुछ सदस्यों के साथ जंगल जाते हैं और जंगल से सखुआ के डाल काट करके लाते हैं और फिर उसका मड़वा तैयार करते हैं और मड़वा के अंदर में एक सखुआ के डाल को बीच में गाड़ा जाता है और उस सखुआ के डाल पर बांस का पत्ता, महुआ का पत्ता भी बांधा जाता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि ताकि वर वधू दोनों का विवाह के बाद जीवन उनका अच्छा चले और उनका संतान हो और उसके द्वारा उनके वंश आगे बढ़े। लेकिन पहले जमाने में मड़वा पर लड़के को बैठाया जाता था और फिर
उस पर तेल लेपन किया जाता था, हल्दी लेपन किया जाता था, और फिर मड़वा के चारों ओर 7 फेरे लगवाए जाते थे। लेकिन अभी के टाइम पर ऐसा नहीं होता है, सिर्फ मड़वा बनाया जाता है और फिर शाम के समय पे जो सरपंच होते हैं वो दोनों के विवाह की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और इस तरह से यह रस्म पूरा होता है। आगे है न्योता घुसना। न्योता घुसना, इसमें जिनके घर में शादी होती है उनके घर पर गांव के लोग, गांव की महिलाएं अपने साथ में चावल और कुछ सब्जियां जैसे आलू, प्याज, ये सबको लेकर के उनके घर जाती है, ताकि जो भी मेहमान के रूप में आए हैं उनके घर, उनको वे लोग उसे पका करके उनको खिलाए। ये चीज सहायता के तौर पर जिनके घर में शादी है उनको दी जाती है। आगे है बारात जाना। बारात, इसमें लड़का पक्ष की तरफ से लड़की के घर जाते हैं और फिर लड़के पक्ष वाले लोग लड़की को तैयार करके चर्च में विवाह के लिए लेकर जाते हैं। और यह रस्म पुरोहित की उपस्थिति में संपन्न होता है। जो वर पक्ष होते हैं, वर वधु पक्ष दोनों, वर और वधु दोनों एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, अंगूठी पहनाते हैं, एक दूसरे को माला पहनाते हैं, और जो पुरोहित होता है वो दोनों को जीवन भर साथ रहने के लिए शपथ ग्रहण करवाता है। इस तरह से यह रस्म पूरा होता है। आगे है चुमावन। चर्च से लौटने के बाद दूल्हा दुल्हन दोनों को बिठाया जाता है और उनको शादी की बधाई देने के लिए दोनों को बिठाकर उन्हें सारे लोग भेंट करते हैं। सर्वप्रथम उनके माता पिता उनको भेंट करते हैं, उसके बाद फिर गांव वाले उनको भेंट करते हैं और शादी के लिए बधाई देते हैं और साथ में उन्हें उपहार भी दिया जाता है। अगला है विदाई समारोह। इसमें अंत में जो वधु होती है उसे अपने घर से उसे जो कुछ भी सामान मिला होता है और फिर गांव के लोगों द्वारा जो कुछ भी दिया हुआ होता है, उन सारी चीजों को दे करके उसे अपने ससुराल में भेजा जाता है। आगे है बहुरात लौटना। बहुरात लौटना, इसमें जब वधु अपने ससुराल चली जाती है उसके बाद वो या तो 3 दिन या 7 दिन 9 दिन बाद अपने मायके वापस लौटती है। और इस रस्म का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि लड़की अपने ससुराल जाने के बाद वो वहाँ सही सलामत है और फिर यह संदेश लेकर अपने मायके वापस आती है कि वह वहाँ जाने के बाद सही सलामत है और सही सलामत अपने मायके वापस लौट कर आई है। साथ में वो वहाँ से कुछ पकवान भी बनाकर लेकर के आती है और अपने मायके में प्रत्येक घर में बांटती है। एक खड़िया भाषा में एक गाना है, हाय रे ओसेल पेरेवा, हाय रे ओसेल पेरेवा मुख नाजो घुटुर गामतेम, हाय रे ओसेल पेरेवा, हाय रे ओसेल पेरेवा डियर नाजो घुटुर गामतेम, आप कोरे बेटी नाइन ससुराय चोनम हाय रे इया बेटी नाइन। इस गाने का अर्थ है, हाय मेरी पेरवा पक्षी की तरह सोने जैसी बेटी, जिसको जब वो घर में थी तो फिर उसको हम रोकते टोकते रहते थे, कुछ कुछ बोलते रहते थे, लेकिन अब वो इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए अपने ससुराल चली जा रही है। तो इस प्रकार से विवाह की परंपरा समाप्त होती है। निष्कर्षतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इसके द्वारा न केवल एक वर और वधु का मिलन होता है, बल्कि इसके द्वारा, इस विवाह के द्वारा 2 परिवार आपस में मिलते हैं और 2 नए रिश्ते बनते हैं। इससे यह पता चलता है कि खड़िया लोग आज भी
अपने विवाह की परंपरा रीति रिवाज को अब तक भी संजोए हुए हैं। भले ही इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन आज भी पुराने समय की परंपरा के अनुसार ही विवाह होता है। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य अंत करती हूँ। धन्यवाद।